आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पानी के लिए आतिशी का सत्याग्रह कोरी राजनीति। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी आप को घेरा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से नए सदस्यों की शपथ से शुरुआत। क्या BRICS से किनारा कर रहा भारत? SCO की बैठक में पुतिन, जिनपिंग और शहबाज होंगे, लेकिन मोदी नहीं। भीषण गर्मी या लचर व्यवस्था, हज यात्रा के दौरान क्यों गए 1000 से ज्यादा लोगों की जान। नहीं डरेगा फिलीपींस, चीन से झड़प के बाद राष्ट्रपति मार्कोस ने खाई कसम। अमेरिका से इजराइल आने वाले हथियारों में कमी आई, नाराज नेतन्याहू ने बाइडेन प्रशासन को घेरा। परमाणु हमला करने में समय नहीं लगाएगा रूस, पुतिन का आदेश, आधिकारिक नीति में होगा बदलाव। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब GST के दायरे से बाहर, जानिए कितनी घट जाएगी कीमत। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बने पति पत्नी, शादी की तस्वीरों के साथ शेयर किया पहला पोस्ट। और आज भारत ऑस्ट्रेलिया मैच पर बारिश का संकट, किसे होगा फायदा। पानी की किल्लत का मुद्दा राजधानी दिल्ली में इतना बढ़ रहा है कि अब दिल्ली कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को घेरने में लग गई है। कल तक जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक दूसरे के लिए वोट मांग रही थी, आज वही कांग्रेस आतिशी के धरने को कोरी राजनीति बता रही है। जाहिर सी बात है, दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस अभी से अपनी जमीन तैयार करने में जुट गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 1.5 महीने से भीषण गर्मी झेल रहे दिल्ली वासियों की जल संकट की परेशानी का मानवता और नैतिकता के आधार पर निपटारा करने के बजाय दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जंगपुरा विधानसभा के भोगल में दिल्ली में पानी की मांग के लिए जल सत्याग्रह पर बैठकर सिर्फ कोरी राजनीति कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज राजधानी में गर्मी से मरने वालों के बढ़ते आंकड़ों पर नियंत्रण करने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने की जगह पानी पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गर्मी से अभी तक 238 लोग मर चुके हैं, जो एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत सोमवार से होगी। 3 जुलाई तक चलने वाले सत्र के शुरुआती 2 दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। विपक्ष ने प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा नीट, UG पेपर लीक व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थगित होने के मामले में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जिससे पहले दिन ही हंगामे के आसार हैं। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब की नियुक्ति पर विरोध दर्ज कराने का फैसला किया है। कांग्रेस का कहना है कि वरिष्ठता के आधार पर इस पद के लिए उसके सांसद के सुरेश प्रबल दावेदार है। हालांकि सरकार का पक्ष है कि वर्तमान लोकसभा में बिना हारे लगातार लंबे समय तक सांसद रहने के मामले में महताब सबसे वरिष्ठ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने कजाकिस्तान में होने वाले संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन से किनारा कर सकते हैं। उनकी जगह विदेश मंत्री S जयशंकर के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि PM मोदी ने 3 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए अस्ताना की यात्रा नहीं करने का फैसला किया है। इसके पहले प्रधानमंत्री के सम्मेलन में जाने की योजना थी और एक अग्रिम सुरक्षा दल से वहां अपना सर्वेक्षण भी किया गया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ही मध्य एशियाई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। PM मोदी के अस्ताना में हो रही SCO की बैठक में शामिल न होने के फैसले का असर इस्लामाबाद में इसी साल सर्दियों में होने वाले सम्मेलन में भी भारत की भागीदारी पर पड़ सकता है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। इस साल सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान भीषण गर्मी के कारण 1000 से भी अधिक हज यात्रियों की मौत हो गई है। इसमें 98 भारतीय भी शामिल है। हालांकि हज यात्रा के दौरान इतने बड़े पैमाने पर गई लोगों की जानों को लेकर सऊदी अरब की व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। मिस्र ने हज यात्रियों के मक्का ले जाने वाली कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिया, तो वहीं कुछ हाजियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हुई। बताया गया है कि इसमें अधिकतर लोगों की मौत सऊदी अरब में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण हुई, क्योंकि यहाँ तापमान 51 डिग्री से भी अधिक हो गया था।
पिछले कुछ समय में चीन और फिलीपींस के बीच कई बार टकराव देखने को मिला है, लेकिन इस बार फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को खुली चुनौती दी है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड ने रविवार 23 जून को कहा कि उनका देश किसी से भी नहीं डरेगा, लेकिन युद्ध भड़काने का काम भी नहीं करेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मार्कोस ने रविवार को अपने भाषण में कहा कि वह शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है, लेकिन चीन के साथ नौसैनिकों की टकराव के बाद वे डरने वाले नहीं हैं। देश की रक्षा करते हुए अपने फिलीपींस स्वभाव के प्रति सच्चे हैं कि हम इन सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को यरूशलेम में एक कैबिनेट बैठक के बाद एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हथियारों की डिलीवरी रोक रहा है। अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नेतन्याहू ने बताया कि 4 महीने पहले अमेरिका से इजराइल आने वाले हथियारों में तेजी से कमी आई थी। कई हफ्तों तक हमने अपने अमेरिकी दोस्तों से बात की और उन्हें हथियारों के शिपमेंट में तेजी लाने का अनुरोध किया। नेतन्याहू ने बैठक की शुरुआत में ही जो बाइडेन प्रशासन को घेरा। उन्होंने कहा, करीब 4 महीने पहले तक अमेरिका से इजराइल आने वाले हथियार सामग्री में कमी की गई थी। हमने कई हफ्तों तक अमेरिका से शिपमेंट में तेजी लाने का अनुरोध किया। रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए आधिकारिक नीति में निर्धारित निर्णय लेने के समय को कम कर सकता है। रूसी संसद की रक्षा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अगर रूस को लगता है कि खतरे बढ़ रहे हैं तो वह जल्द से जल्द परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। उसके पास पूरी दुनिया में सबसे अधिक हमले के लिए तैयार परमाणु है। यूक्रेन में युद्ध ने 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से रूस और पश्चिम के बीच सबसे बड़ा टकराव शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पिछले महीने कहा था कि रूस अपने आधिकारिक परमाणु सिद्धांत को बदल सकता है, जिसमें ऐसी शर्तें निर्धारित की गई है जिसके तहत हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में शनिवार 22 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। वित्त मंत्री ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम सुविधाएं और बैटरी से चलने वाली कार जैसी सर्विसेज को अब जीएसटी से छूट दी गई है। फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए है। जीएसटी दायरे से बाहर किए जाने की वजह से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत घट जाएगी। फिलहाल प्लेटफॉर्म टिकट पर 5% जीएसटी लगता है। अब इसकी कीमत 1 रुपए घट सकती है। हालांकि रेलवे ने अभी तक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। उम्मीद की जा सकती है कि जीएसटी से छूट मिलने के बाद प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत कम हो जाएगी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने कोर्ट मैरिज कर ली है, जिसके बाद दोनों ने शादी का ऐलान करते हुए इंस्टाग्राम पर खूबसूरत पोस्ट शेयर किया है। वहीं इस खास दिन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पर फैंस और सेलेब्स प्यार बरसाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले एक्ट्रेस के पिता और दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बेटी और दामाद को मीडिया से बात करते हुए अपना आशीर्वाद दिया। इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने पति जहीर इकबाल के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें पहली तस्वीर में दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया का हाथ चूमते नजर आते हैं। दूसरी फोटो में जहीर इकबाल शादी के कागजों पर साइन करते हुए दिख रहे हैं। वहीं सोनाक्षी सिन्हा को पिता शत्रुघ्न सिन्हा का हाथ थामे मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। तीसरी तस्वीर में कपल रोमांटिक पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। लुक की बात करें तो एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने शादी के लिए क्रीम कलर की खूबसूरत साड़ी चुनी है, जबकि सिंपल ज्वेलरी के साथ बालों में सफेद फूल लगाया हुआ है। वहीं जहीर व्हाइट कलर के कुर्ते पैजामे में नजर आ रहे हैं। वेस्टइंडीज में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 राउंड में आज यानी 24 जून को भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला ग्रॉस आइलैंड के डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया है जो अफगानिस्तान के खिलाफ हार झेलकर आ रही है। ऐसे में कंगारू टीम को सेमीफाइनल की रेस में बरकरार रहना है तो यह मैच हर हाल में जीतना होगा। मगर इससे पहले ही फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। आज ग्रॉस आइलैंड में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जून को ग्रॉस आइलैंड में बारिश और तूफान की आशंका जताई गई है।